हम बात कर रहे हैं आरबीडी को लेकर। मैंने आपको वो शॉर्ट एग्जांपल के लिए बोला था कि आप लोगों ने सामने डाउट है क्या? कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ मैं। हम्म शॉर्ट एग्जांपल में डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ये पहले समझते हैं हम लोग। मान लो कि ये कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है जो कि स्मॉलर है। हमेशा स्मॉलर एंगल लेके चलना है। अब एक आ जाए कि ए क्रॉस बी बताओ किधर है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ए क्रॉस बी, मान लो ये हमारे पास में आर वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर से ये पूरा एक प्लेन बनाए। जो व्हाइट बोर्ड है ये प्लेन है, इनसे मिलके प्लेन बना। तो ए क्रॉस बी हमें ये मालूम है, इतना तो हमें पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी जो होता है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमें इतना समझ में आता है कि ए क्रॉस बी जब भी लिखा जाएगा, वो जो ए क्रॉस बी है जो कि आर बन गया, वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। या तो मेरी तरफ होगा या मेरे से दूर होगा। तो ए पहले और बी बाद में, तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं हम। तो ए पहले आ रहा है, तो इस फिंगर्स को क्या करते हैं, स्ट्रेच करो आप। फिंगर को जब स्ट्रेच करोगे तो हमेशा स्मॉलर एंगल लेते हुए फिंगर्स फिंगर्स को क्या करते हैं, घुमाते हैं, कर्ल करते हैं उनको। तो वो किधर जा रहा है, ए क्रॉस बी, यानी ए से बी जा रहा है। यानी कैसे जा रहे हैं फिंगर्स, कैसे जा रही है, रोटेट होके ऐसे जा रही है ए क्रॉस बी। तो आप देख रहे हो कि थंब किधर आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है ना, ए क्रॉस बी। यानी थंब किधर है, यानी ऐसा आ रहा है अपनी तरफ। ठीक है, समझ में आया? राइट हैंड थंब रूल पहले समझ लो। राइट हैंड को स्ट्रेच करो ए के ऊपर, उसकी फिंगर्स को स्ट्रेच करो ए के ऊपर, और ए से बी फिंगर्स को घुमाओ। तो थंब किधर है, अपनी तरफ है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, इसकी डायरेक्शन हो गई है अपनी तरफ होगी। जैसे ये वाला एग्जांपल भी लेता हूँ। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में आई कैप है और इधर जे कैप है। आप देखो, हम लोग एक आई क्रॉस जे कैप चाहिए। तो आई क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा, क्योंकि हम फिंगर्स को इधर ले जा रहे हैं, इधर से इधर लेके जा रहे हैं। तो थंब किधर है हमारे पास में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। यानी क्या मिलता है अपने को, के कैप मिलता है। तो आपको ये मालूम ही है कि ए क्रॉस बी को क्या लिखते हो आप, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ वही तो किया, आई का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, ए आई और जे के बीच में एंगल 90, तो साइन 90, और ये क्या है, एन कैप। तो एन कैप की जगह क्या आ जाएगा, के कैप। क्यों, क्योंकि आई कैप जे कैप के परपेंडिकुलर, तो के कैप ही होता है। तो यहाँ अल्टीमेटली क्या हो गया, एन कैप इक्वल टू के कैप हो गया। ये कॉन्सेप्ट इसमें है। ओके, कौन सा एग्जाम्पल मुझे बताना है? 24। और भी एग्जाम्पल हो तो आप पूछ सकते हो। तो 24 एग्जाम्पल में क्या कह रहा है देखो। Find the moment of inertia of two uniform joint rods having mass m each about point P as shown in figure using parallel axis theorem. हमारे पास में ये इसने दो रॉड हैं और इससे एल शेप बना रखा है इसने ऐसा। और यहाँ इस पॉइंट के अबाउट इसको हिंज किया हुआ है, यानी इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। यानी
इसका जो एक्सिस है सिस्टम का, इन जो एल शेप में बन रहा है, उसकी एक्सिस जो है ये जिस प्लेन में ये एल शेप है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये ना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इसका एक्सिस है। तो इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। इसकी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ इसने एल दिया है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू यूनिफॉर्म जॉइंट rods हैविंग मास m। इसका मास m है, इसका मास m है। ईच अबाउट पॉइंट पे शॉन इन फिगर यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या करेंगे, हमें इस रोड का तो पता ही है, यानी इस रोड का क्या हो गया यार, तो ये मान ले, ये दिया पी है, ये मान लेते हैं ए और ए बी। जो एपी रॉड है, एपी रॉड का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है कितना होगा, ml² बाई 3 होगा। क्या हो जाएगा, ml² बाई 3 हो जाएगा, है ना। अब बचा ये रॉड, तो क्या करेंगे, पहले इसका, इसके अबाउट, है ना, तो इसके एक्सिस क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो दोनों एक्सिस जो है यहाँ की, कौन से, एक तो ये एक्सिस, कौन कौन से एक्सिस, ये एक्सिस और एक्सिस, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस की बात करेंगे तो, क्योंकि ये कितना है l/2, तो जाएगा l² + l² बाई 4 का स्क्वायर रूट, तो जाएगा l/2 √5। तो यहाँ हमारे पास आ गया, एक का तो हो गया ml² बाई 3, किसका, एपी रोड का। एबी रोड का क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पहले उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से चलेंगे, तो वो कितना होगा, ml² बाई 12 प्लस m, और ये हो जाएगा l/2 √5 का होल स्क्वायर। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरे सिस्टम का। और इसने दिया, मेरे ख्याल से गलत आंसर दिया हुआ है, वो आंसर ये होना चाहिए ml²बाई 3। भी सॉल्व करते हैं शायद। ml²बाई 12 प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 ml² बाई 4। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर हो गया 15 + 16, तो ये हो गया ml² बाई 3 प्लस 16 ml² बाई 12, यानी 4 से गया तो ml²बाई 3 प्लस 4 से कितना हो गया, 4 ml² बाई 3। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, इसका आंसर है I = 5 ml² बाई 3, ये आंसर आना चाहिए। तो ml²बाई 3 दिया, जो कि गलत है। वो तो देखा जाए तो एक ही रॉड का है वो तो। क्लियर है भाई, कैसे करना है। सर हम्म सर हमने बोलिए। एबी के सेंटर से क्यों लिया डिस्टेंस? क्योंकि इस सेंटर, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, तो जो आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, एक एक्सिस क्या होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए ना, आईसीएम। आईसीएम लोगे ना, मतलब जो एक्सिस है, दोनों दोनों एक्सिस, पहली बात तो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, और जिसके अबाउट आपको चाहिए दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए। दूसरी बात, जो आईसीएम की बात करें वो सेंटर से पास होना चाहिए। नहीं समझे। समझा सर। हम्म
लिख लिया? लिख लिया हाँ क्या? सर। नो सर। लिख लीजिए। हो गया? नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन करते हैं टॉर्क पर। तो यह एक स्क्वायर प्लेट है, यह स्क्वायर लेमिना है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट ओ है, ये 2,0 है, ये पॉइंट 2,2 है, और ये 0,2 है। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। हमने एक फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, जो कि एक्स वाई प्लेन में है। तो वो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन है। ठीक है, और ये स्क्वायर लेमिना है, ये स्क्वायर प्लेट है। ठीक, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। वहाँ जो आर वेक्टर था वो उस आर वेक्टर के लिए हमने देखा है कि जिस पॉइंट पर हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं और ओरिजिन दोनों सेम थे, है ना। मतलब मैंने क्या था, मैं पहले एक ये पॉइंट लिख लेते हैं कि जैसे केस 1 था, origin and a point about which torque is calculated, both are at same point। अगर ऐसा है तो मान लो यहाँ हमने फोर्स लगाया, ये आर वेक्टर है, और ये पॉइंट है जो कि ओरिजिन भी है, और यहाँ हमने फोर्स लगा रखा है एफ वेक्टर। तो हमने देखा कि इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, यानी टाउ ओ वेक्टर, जो कि हमने देखा है कि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है। सेकंड है origin and a point about which torque is calculated,
both are at different points. मतलब क्या हुआ कि मान लो मुझे इसके अबाउट टॉर्क चाहिए, मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ और ओरिजिन यहाँ है, तो क्या करेंगे, मान लो ओरिजिन यहाँ है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है और हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए। मान लेते हैं ये एच पॉइंट है और ये मान लेते हैं ए पॉइंट है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। हमें किसके अबाउट चाहिए, एच पॉइंट के अबाउट। तो एच पॉइंट के अबाउट चाहिए तो आर वेक्टर तो ये वाला हुआ ना, तो इस केस में आर वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हमारे पास देखोगे कि टाउ एच पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो आ रहा है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर या R2 माइनस R1 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। पॉइंट समझ में आया मैंने क्या कहा? पॉइंट समझ में आया क्या? Yes, sir. ये लिख लो पहले, फिर उस क्वेश्चन को लिखना। लिख लिया? नहीं सर।
ओके, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। चलिए वापस उसी पेज पे चलते हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ये स्क्वायर प्लेट है जो कि एक्स-वाई प्लेन में है, और हम क्या करेंगे, यहाँ हमें टॉर्क निकालना है। एक तो पॉइंट ओ के अबाउट, हमें टॉर्क निकालना है पॉइंट ए के अबाउट, हमें टॉर्क निकालना है पॉइंट बी के अबाउट, हमें टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट सी के, है ना। ओके, तो पहले पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। तो इसका ये पोजीशन वेक्टर तो ये वाला हुआ ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ के अबाउट की बात करेंगे तो यानी टाउ ओ वेक्टर, सर्वेश क्या हुआ, तो डाउट टाउ ओ वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ओ सी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिखोगे। ओ सी वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसा लिखोगे। तो टाउ ओ वेक्टर क्या रहा, देखो 2i क्रॉस 3, मतलब 2i कैप क्रॉस 3i कैप, तो 0 हो गया, प्लस 2i कैप क्रॉस 4j कैप, तो क्या हो जाएगा 8k कैप, प्लस 2j कैप क्रॉस 3i कैप, क्या हो जाएगा -6k कैप, और j क्रॉस j 2j कैप क्रॉस 4j कैप 0, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया है 2k कैप आ गया। लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। लिख लिया? हाँ ओके, नेक्स्ट। अब जैसे मैं पॉइंट ए के अबाउट जाता हूँ, तो पॉइंट ए के अबाउट की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो टाउ ए वेक्टर इक्वल टू होगा ये दरअसल ए सी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ना, ये लॉजिक समझ में आया? ए सी वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, ए सी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास में ये प्लस ये,
यानी OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। OC वेक्टर कितना है? तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस OA वेक्टर कितना है? 2i कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, देखा जाए तो ऐसे वेक्टर क्या है? 2j कैप ही तो है कि नहीं? ऐसी वेक्टर क्या है? 2j कैप ही तो है, वही तो आ रहा है फाइनली। देखो, क्योंकि 2i कैप माइनस 2i कैप ये तो कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास में टाउ ए वेक्टर। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लिख लो पहले, इसको सॉल्व करता हूँ फिर मैं। लिख लिया? ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? क्योंकि 2j कैप क्रॉस 3i कैप, तो यानी ये हमारे पास आ जाएगा, ये लिख लेता हूं मैं, टाउ ए वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि j क्रॉस तो 0, तो -6 k कैप है। लिख लिया? हम्म हाँ सर। अब बी के अबाउट बताओ आप। क्योंकि 2i कैप क्रॉस, बिल्कुल सही है, एट के कैप। ओके, अभी क्लियर है भाई सबको?
हो गया। तो बी पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट के अबाउट हो जाएगा टाउ बी वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, बी सी मतलब ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, i क्रॉस i 0, i क्रॉस j, यानी तो देयरफॉर टाउ बी वेक्टर इक्वल टू 8 k कैप। c के अबाउट क्या होगा, मैं लिख देता हूँ 0 होगा। क्यों, क्योंकि उसका r वेक्टर वहीं से पास हो रहा है, c से ही, यहाँ फोर्स लगा रखा वहीं दिया हुआ है, तो क्या हो गया 0। क्योंकि पेरेंट्स को पता चलना चाहिए ना कि उनका बेटा क्लास में है कि नहीं, इसलिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। Yes, sir. मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है इसमें। तो टॉर्क हम लोग इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, ये ध्यान रखना है आप। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की जब भी बात करेंगे तो टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो जाएगा टाउ वेक्टर डॉट आई कैप, टाउ वाई इक्वल टू होगा टाउ वेक्टर डॉट जे कैप एंड टाउ जेड इक्वल टू टाउ वेक्टर डॉट के कैप। यानी ये क्या हो गया एक तरह से कि किसी पॉइंट के अबाउट आपने टॉर्क निकाला, फिर वहां हम लोग डॉट वो टॉर्क डॉट आई कैप करेंगे तो वो क्या देगा आपको, अलोंग द एक्स एक्सिस देगा। इसको टाउ बोलते हैं ना, किस वाले की कह रहे हैं आप, टाउ बोलते हैं ना, TAU टाउ। ओके, ये लिख लो आप।
ओके, किसी को कोई डाउट अभी? किसी को डाउट है क्या? अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्सिस के अबाउट टॉर्क को लेकर, है ना, उस पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है important points related to torque about an axis. Important points related to torque about an axis. पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि जो एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट, ध्यान रखिएगा, मैं एक तो मैंने बात बोली पॉइंट के अबाउट टॉर्क और एक बोला मैंने एक्सिस के अबाउट टॉर्क। जब एक्सिस के अबाउट टॉर्क बोलेंगे तो उस एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, पहले उसके बाद टॉर्क निकालेंगे और टॉर्क निकाल के उस एक्सिस के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर है उससे उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। यही क्या, देखो मैंने जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है और उस पर हमने टॉर्क निकाला, है ना, फिर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया, किसके साथ, आई कैप के साथ में, तो उसके अलोंग क्या कंपोनेंट है, वाई के साथ क्या, तो उसके अलोंग क्या कंपोनेंट है। टाउ वाई टाउ जेड का मतलब ये है कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, टाउ एक्स टाउ वाई, टॉर्क का कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस, टाउ जेड टॉर्क का कंपोनेंट अलोंग द जेड एक्सिस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे उस एक्सिस पर आप ओरिजिन कहीं भी मानो जिसके अबाउट, या वो पॉइंट कहीं भी मानो जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, आप देखोगे कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन आ रहा होगा। यानी उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ओरिजिन कहाँ चूज करो या उस पॉइंट को कहाँ चूज करो जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, एक्सिस के अबाउट टॉर्क हमेशा सेम आएगा। देखो कैसे, यानी पॉइंट ये है, टॉर्क अबाउट an axis is independent of the point chosen. Torque about an axis is independent of the point chosen on the axis about which torque is calculated. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लो ये कोई बॉडी है, मान लो किसी भी शेप की हो सकती है, और ये इसका एक्सिस है, ये एक्स एक्स डैश है ना। अब यहाँ मान लो हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स मान लेते हैं कि जब वेक्टर में बात करते हैं तो डायरेक्शन कुछ भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो वह इधर कहीं है और एक पॉइंट मैंने यहाँ चूज किया है जिसके बाद टॉर्क देखना है। मान लेते हैं कि पॉइंट ओ है और एक पॉइंट जो कि है ना, और ये पॉइंट पी है जिसका ये
पॉइंट ओ के बाद टॉर्क निकाल लेंगे। एक पॉइंट मान लो मैंने यहाँ कहीं चूज किया है, जिसको मैं बोल रहा हूँ मान लो ओ डैश है, तो ठीक है, ये हमारे पास में ओ डैश पी वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, पहले टाउ ओ वेक्टर निकालेंगे। टाउ ओ वेक्टर, अच्छा ये जो एक्सिस है इसका यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया कि इधर एन कैप है, या आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है ना। ये एन कैप कोई जनरल यूनिट वेक्टर ले लिया। तो आप पॉइंट ओ के अबाउट लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ ओपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिखोगे, यही होगा टॉर्क, ये मानते हो, है ना। अब आप यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हो, ये मान लेते हैं मैं ओ डैश ओ वेक्टर मान लो, तो ओपी वेक्टर ये आ गया। अब टाउ ओ वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ओपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप। ये उस एक्सिस के अलोंग टॉर्क आ गया, एक्स एक्स डैश एक्सिस के अलोंग टॉर्क है ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक। यस और नो, अरे भाई यस और नो, सर हाँ बोलो। सर इधर हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों किया? ये बताया ना मैंने अभी, किसी एक्सिस के बाद जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग लूंगा तो टाउ वेक्टर डॉट आई कैप लूंगा ना, तो उसी तरह यहाँ जो टॉर्क में देख रहा हूँ, तो मैंने पॉइंट ओ के बाद टॉर्क निकाला, तो ये एन कैप है। एन कैप आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है, इसलिए मैंने जनरल एन कैप ले लिया। तो ये एक्सिस के बाद टॉर्क हो गया ना, ये क्या हो गया, टॉर्क अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस हो गया ना। हाँ सर। ये लिख लो इसको। लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। ये ऊपर का तो लिख लिया ना, ये वाला पॉइंट तो। नेक्स्ट हमारे पास में टाउ और डैश की अगर मैं बात करूं, क्या लिखेंगे, ओ डैश पी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ये पॉइंट ओ डैश के बाद टॉर्क हो गया। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, टाउ ओ डैश वेक्टर एक, सॉरी डॉट एन कैप, तो जो आएगा ओ डैश पी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप, ऐसा लिख सकते हो। ऐसा लिख सकते हो। यस सर। अब देखिएगा ध्यान से,
यहाँ देखो आप टाउ ओ डैश वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू ओ डैश पी को क्या लिख सकते हो आप? ओ डैश पी को लिख सकते हो क्योंकि देखो ये क्या है, ओ डैश ओ वेक्टर, ये क्या है ओ पी वेक्टर, और ये ओ डैश पी वेक्टर इधर है। तो ओ डैश पी को क्या लिख सकते हो आप? लिख सकते हो ओ डैश वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर लिख सकते हो क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप लिख सकते हो। लिख सकते हैं ना? इसी को क्या लिख हाँ सकते हो सर। आप? देखो ओ डैश वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिख सकते हो प्लस ओ पी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर भी लिख सकते हो डॉट एन कैप लिख सकते हो। इसी को आप टाउ ओ डैश वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ओ डैश वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप लिख सकते हो प्लस ओपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप लिख सकते हो, है ना? ध्यान से देखिए, ओ डैश किस डायरेक्शन में है? कौन बताएगा? ओ डैश किस डायरेक्शन में है? चलो एन उल्टा कैप। कर दिया मैंने, एक मिनट। ये दरअसल ऐसा नहीं, ये था ये दरअसल ओ डैश पी वेक्टर, ओ डैश ओ वेक्टर, ये ओ डैश ओ है और ये भी ओ डैश ओ है। अभी क्लियर है? ओ डैश ओ वेक्टर किधर है? एन कैप के डायरेक्शन में है कि नहीं? अब आप ध्यान से यस सर। देखो कि ओ डैश ओ एन कैप के डायरेक्शन में है, तो ओ डैश ओ क्रॉस एफ वेक्टर जो है, ये पूरा जो वेक्टर है वो ओ डैश ओ वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? अभी भी पहले भी बता चुका हूं मैं, ए क्रॉस बी जो होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, मालूम है? हाँ बेटा सर। आप पुराने कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा? तो अगर वो ये ओ डैश ओ वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर जो है ओ डैश ओ वेक्टर यानी एन कैप के परपेंडिकुलर हुआ, तो अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है फिर? जीरो। जीरो होता है। इसका मतलब ये क्या गया? जीरो प्लस ओपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये डॉट एन के पाया। आप देख रहे हो कि ये टॉर्क और ये टॉर्क क्या है? देखो ना, ये यही तो है। यानी हमने पॉइंट ओ के बाद टॉर्क निकाला और डैश के बाद टॉर्क निकाला, लेकिन जब एक्सिस के बाद टॉर्क है तो दोनों का सेम आया कि नहीं आया? इक्वल। आगे देखो, बात नहीं हजम हुई, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब है कि एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जब आप निकालने जाते हो तो दो पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब उस एक्सिस के अबाउट के टॉर्क की बात करेंगे तो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो देयरफॉर टाउ ओ डैश वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू क्या आ गया? टाउ ओ वेक्टर डॉट एन कैप आ गया। यानी एक्सिस के अबाउट टॉर्क इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। इधर देखिए बताता हूँ। यहाँ ओ डैश ओ वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप है ना। ओ डैश, इसको क्या लिख सकते हैं? ओ डैश ओ एन कैप लिख सकते हो। ये लिखना आता है ना आपको? डॉट एन कैप है। अब ध्यान से देखो, एन कैप क्रॉस एफ वेक्टर है, एन कैप क्रॉस एफ वेक्टर है।
तो एन कैप क्रॉस एफ वेक्टर एन के भी परपेंडिकुलर है, एफ के भी परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ रही है? आकांक्षा, ये बात समझ में आ रही है? तो जब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो फिर आप देखो कि जो एन कैप क्रॉस एफ वेक्टर एन के भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है ना। मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। तो अगर ए बी के परपेंडिकुलर होने का मतलब हुआ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा है। लिख लीजिए। लिख लिया है क्या? नो सर। लिख लिया। लिख लिया है क्या? हाँ सर।
ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट है ना, हम बात कर रहे हैं ये दूसरा पॉइंट है if force is parallel to if force is parallel to axis of rotation, force is parallel to axis of rotation, then torque is always zero. तो मान लो जैसे कि ये कोई बॉडी है और ये इस एक्सिस के अबाउट एक रोटेट कर सकती है, और कोई फोर्स इसी एक्सिस के पैरेलल है मान लो, तो आप ये देखो कभी इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कहाँ करवा पाएगा, है पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसे समझो, मान लो गेट है, मान लो जैसे कि ऐसे समझाता हूँ मैं, मान लो कि और यहाँ मान लो ये एक मान लो है और यहाँ ये गेट है मान लो, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है और यहाँ आप इसको, यहाँ ये हैंडल है, इससे आप फोर्स लगा रहे हो, तो आप ये देखो ये इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, तो अगर आप फोर्स इसी डोर के अलोंग लगाओगे ऐसे, तो क्या ये गेट खुल जाएगा क्या? ये मुझे बता दो आप, तो बस खुल सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। नो इसका मतलब अगर आप इस दरवाजे के अलोंग फोर्स लगाओगे तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूम ही नहीं सकता, तो गेट खुलेगा ही नहीं। इसका मतलब टॉर्क जीरो हो गया, तभी तो गेट नहीं खुल रहा है। तो इस केस में टॉर्क क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो जब भी कोई भी फोर्स अगर एक्सिस के पैरेलल है तो उसका टॉर्क क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। लिख लो इस पॉइंट को। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है when line of action of when line of action of force when line of action of force is intersecting
the intersecting the axis of rotation, then torque about that axis will be 0। तो मान लो जैसे कि ये कोई बॉडी है, और अगर मान लो इसकी ये तो हमारे पास में जो एक्स एस डैश है, ये तो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। तो व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यार क्या लिख रहा हूँ मैं। देन टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस विल बी 0। तो मान लो जैसे कि हमने ये फोर्स इधर कहीं लगाया और इसकी लाइन ऑफ एक्शन मान लो यहाँ जाके टच कर रही है, यानी दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा वो फिर से समझ लेते हैं। ये हमारे पास में गेट है यहाँ, है ना। और इस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है, और यहाँ ये हैंडल है। आप ये देखो, अगर फोर्स आप इस दरवाजे के अलोंग लगाते हो, ऐसे लगाओ, दरवाजे के अलोंग, मतलब ये जो है ना दरवाजा, इसके अलोंग लगाओ, तो आपको लगता है गेट खुलेगा। आपको फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा गेट खोलने के लिए, ऐसे इसके परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा, तभी गेट खुलेगा ना। लेकिन अगर गेट के अलोंग ही आपने फोर्स लगाया है तो खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या कर रही है, जब आपने फोर्स इधर लगाया तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स की, इसको अगर आगे बढ़ाओ तो ये क्या कर रही है, इसको जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो गेट खुलेगा ही नहीं। भाई बात समझ में आई? और नहीं तो आप आजमा के, आप जाके देखो, अभी गेट खोल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। गेट के अलोंग आप फोर्स लगाओ, गेट नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइन ऑफ एक्शन वहां से जाके कट कर रही है, किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन को, तो गेट खुलेगा ही नहीं। तो टॉर्क, इसका मतलब टॉर्क क्या हो गया, वहां 0 हो गया। ले रहे, लिख लो इसको।
लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। अच्छा, ये समझते हो आप स्क्यू लाइंस क्या होती है? कौन सी लाइन सर? स्क्यू लाइंस नो सर। दरअसल ये वो लाइन है जो कभी भी एक प्लेन में नहीं होती, जैसे मैं यहाँ से समझाऊं आपको। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ना, तो मान लो कि एक लाइन जो है, एक लाइन मान लो इधर है वाई जेड प्लेन में, ठीक है, और एक लाइन है हमारे पास में किसमें है, एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। तो ये लाइन एक ही प्लेन में नहीं होती, पहली बात तो। दूसरा, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इन लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइंस। ये समझ में आ रहा है किन लाइंस की बात Yes, कर रहा हूं sir. मैं? स्क्यू लाइंस मतलब these are not in a same plane. Next, they never intersect to each other. ओके, उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ओके, तो यहाँ क्या है कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक तरह से दो लाइन हो गई, ये स्क्यू लाइंस है, ठीक है। तो लिख देता हूं, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन and when axis of rotation and line of action of force are skew lines, then force will be resolved along the axis of rotation and perpendicular to the axis of rotation, then torque due to perpendicular then torque due to perpendicular component will be there. Yeah, then torque due to perpendicular component, then torque due to perpendicular component will not be zero, और along दी जो कंपोनेंट है उसका तो जीरो होना ही हो, तो मैं पहला दूसरा केस बता चुका हूँ आपको, लेकिन लिख भी देता हूँ मैं यहाँ। तो when axis of rotation and line of action of force are skew lines, then force will be resolved along the axis of rotation and perpendicular to the axis of rotation, then torque due to perpendicular component will not be zero, but torque due to parallel component will be zero। ये लिख लो।
लिख लिया? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में बॉडी है और हमने फोर्स लगाया इधर इस पॉइंट पर, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से है कि वो इससे कट नहीं हो रही है, ठीक है ना, किससे, यानी दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो एफ को रिजोल्व करेंगे तो एक इसके पैरेलल होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के और एक इसके परपेंडिकुलर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो इसका टॉर्क जीरो नहीं होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट का टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक्सिस के अलोंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास में कुछ पॉइंट्स थे जो बताने थे मुझे। अब जैसे आप आइए एग्जाम्पल 33 पर, है ना, फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी। लिख लिया आप लोगों ने? हम्म। हाँ सर। यहाँ दिया हुआ है अपने को, फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी। सर ये, हाँ बोलिए। सर एक बार लास्ट पेज दिखाइए। हम्म। लिख लिया? हाँ सर। तो ये हमारे पास में ये सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है ना। मैंने मान लिया कि चलो ये स्फीयर है, मान लो वो भी सॉलिड स्फीयर है, और ये इंक्लाइन प्लेन है। हमने यहाँ से इसको रिलीज कर दिया, तो इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, जैसे रिलीज करेंगे इस पे कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं। तो इसने पूछा, यहाँ पॉइंट पी है, फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी। अब पहले समझ लेते हैं इस पे कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसको मैं रफ सरफेस में मान लेता हूँ। तो सबसे पहले बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं।
तो आपको मालूम है कि वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, है कि नहीं? वेट हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। इसका मास m है तो m इंटू जी, यानी इसका मास अगर m है, रेडियस r है, तो ये लगेगा। इसको नॉर्मल कैसे लगेगा ये भी आपको पता है, ये नॉर्मल ऐसे लगेगा। फ्रिक्शन कैसे लगेगा? फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। नॉर्मल और फ्रिक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। ये पॉइंट किसके कांटेक्ट में? इस इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में है। कौन सा? ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो आप यहाँ देखो, पॉइंट पी पर एफ और नॉर्मल का टॉर्क क्या होगा? पॉइंट पी के अबाउट जीरो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रही है, क्योंकि फ्रिक्शन इधर होता है, नॉर्मल इधर है। नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होगा? सेंटर से। एम जी किधर है? एम जी इधर है। इसको और एक्सटेंड करेंगे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यानी एम जी डाउनवर्ड है। ठीक है। अब टॉर्क एम जी का पी के अबाउट दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है। तो यहाँ से इसकी क्या देखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। तो अगर ये एंगल कितना है, या 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। तो फिर ये एंगल कितना है? थीटा। ये लेंथ कितना है? आर। तो फिर ये कितना हो गया? आर साइन थीटा। यानी इसका टॉर्क किधर होगा? लेकिन इसका टॉर्क होगा क्लॉकवाइज। इसको कैसे घुमाना चाहेगा? एम जी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो टाउ पी इक्वल टू क्या लिखोगे? एम जी फोर्स इनटू लीवर आर्म, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच द टॉर्क इज कैलकुलेटेड। वो कितना है? आर साइन थीटा। ये टॉर्क आ गया। तो एक तो ये तरीका है जिससे आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या करना है? एम जी को रिजोल्व कर लो। तो कितना हो गया? एम जी साइन थीटा हो जाएगा है, क्योंकि ये एंगल थीटा निकल के आ रहा है। और एक ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। आप देख रहे हो पी पॉइंट से एम जी कॉस थीटा पास हो रहा है, इसका टॉर्क जीरो है, और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? आर। तो सेकेंड तरीका क्या हो गया? पी पॉइंट के अबाउट एम जी का टॉर्क में एम जी साइन थीटा इंटू आर। सेम ही आंसर है। बात समझ में आई? यस सर। ये लिख लो। ये जो एग्जाम्पल्स है ना इसके, वो भी क्या करिए आप। ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लिया करूंगा फिर। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल 34 है, वो आप ट्राई करिएगा, नहीं होता तो मैं बताऊंगा, है ना। 34 आप करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्स कपल।
देखो पहले फोर्स कपल के बारे में समझ लेते हैं। फोर्स कपल में जैसे आप देखो टैप जब आप ओपन करते हो, तो टैप जब आप ओपन करते हो तो उसका जो टैप है वो ओपन होता है, लेकिन क्या टैप कहीं मूव करता है, क्या आगे मूव कर जाता है क्या? नहीं। क्यों नहीं मूव करता है? कि क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन उस पर टॉर्क होता है, तो वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है? ओपन कर जाता है। जैसे आप टूथपेस्ट ले लो, टूथपेस्ट का ढक्कन भी ओपन हो जाता है कि नहीं? टूथपेस्ट का जो ढक्कन है वो भी ओपन होता है, लेकिन क्या टूथपेस्ट चलती रहती है क्या? नहीं। लेकिन आप एक जगह खड़े होके उसके टूथपेस्ट का जो कैप है उसको ओपन करते हो, तो वहां भी क्या लगा रहे होते हो आप? फोर्स कपल लगा रहे होते हो। तो फोर्स कपल क्या है? अ पेयर ऑफ फोर्सेस a pair of forces each of same magnitude, a pair of forces each of same magnitude and acting in opposite direction is called force couple. मालूम है इसका? अब देखा जाए तो जो हमारी लाइफ है या जो हमारी सोशल लाइफ है, अगर उसकी मैं बात करूं, ये उससे भी रिलेट किया जा सकता है। हरी बात सुन में, इसलिए इसको तो फोर्स कपल कहा गया है। यानी दो फोर्सेस हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यानी दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। लेकिन है ना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहूँ। मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों अपोजिट हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। ठीक है, तो ये आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। मतलब ऐसे समझाने के लिए बोला मैंने। तो ऐसा अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे समझो आप इसको कि मान लो ये कोई बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है मान लो, और ये पॉइंट आपने लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ लिया मान लो। तो ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, मान लेते हैं बी पॉइंट है। तो आप देखोगे कि इस पर फोर्स आपने इधर लगाया एफ, तो सेम फोर्स इसके जस्ट अपोजिट इधर लगाएंगे एफ, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये डी है। और मजे की बात ये है इसके अंदर, आप देखोगे कि ये जो टॉर्क आप देखोगे, आप ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो या बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो या सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, आप देखोगे कि टॉर्क सारे हर पॉइंट के अबाउट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। आप इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे तब भी सेम आ रहा है। हरी बात सुन में, यानी आप ए बी सी या डी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालोगे तब भी सेम टॉर्क आएगा। अब आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं? बेटा मजाक नहीं कर रहा मैं बताता हूँ अभी आपको। देखो कैसे, ये लिख लो पहले।
लिख लिया क्या? हाँ सर। सर आवाज नहीं आ यार क्या मैं भूल जाता हूँ बार बार। हाँ, तो टॉर्क निकाल रहे हैं हम लोग। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ फोर्स। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ फोर्स मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी जो टॉर्क होगा इसकी वजह से वो जाएगा एफ इंटू डी। इस केस में दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस क्या है? यहाँ डी है, देखो भले आप, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ, अरे यार, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा ना, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, यानी एफ इंटू डी। Torque due to force couple equal to magnitude of one of the force into distance between the lines of action of forces होगा ना। ठीक है ना। अब एक एक करके बताता हूँ। देखो, मैंने ये भी कहा आपको कि ए सी बी और डी सबके अबाउट टॉर्क क्या मिलेगा? एफ इंटू डी मिलने वाला है आपको। इसलिए इसको मैंने पहले लिख दिया कि ऐसा इनका टॉर्क होगा फोर्स कपल की वजह से। लिख लिया क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर से म्यूट है। टॉर्क अबाउट पॉइंट सी।
ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डिस्टेंस मान y है और डिस्टेंस मान लेता हूँ x है। c के अबाउट टॉर्क की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो देखो टाउ सी इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ किधर, ये इसको ऐसे घुमाएगा, इसको प्लस ले लेता हूँ। देखो दूसरा भी इसको ऐसे घुमा रहा है, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप यहाँ देखो टाउ सी कितना आ गया, एफ वाई प्लस एक्स, एफ इंटू डी तो आ गया, देखो ना समझ में आया। ये भी प्लस ये इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा, है ना। ये कैसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। बात समझ में आई। यस सर। लिख लो। इतना मान लो कि आरबीडी आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है, बस इतना ही मैं कहूंगा। लिख लिया। हाँ सर। अब देखते हैं ये हमारे पास में क्या है, क्या वो पक गए क्या। 12:15 तक क्लास है और अगर ये पहले उसके पहले कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं ही रोक दूंगा। वैसे इसके बाद ही क्लास रोक दूंगा, आप टेंशन मतलब। वैसे तो अभी और भी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स के बारे में बात करना है मुझे, वो बाद में बात करेंगे। आज इतना ही अभी करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। केमिकलिंग तो 10 बजे से था ना, मतलब 8 से 10 थी ना क्लास। कोई बात नहीं, इसके बाद ही छोड़ दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि वैसे भी मैं इसमें ज़्यादा खींचूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए पहले इसी को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आगे, है ना, उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ देखो पॉइंट ए के अबाउट की बात करूँ मान लो मैं, तो पॉइंट ए के अबाउट देखो अब क्या होगा। तो पॉइंट ए के अबाउट जाते हैं, तो पॉइंट ए के अबाउट और क्या होगा देखिएगा। आप यहाँ देखो पॉइंट ए के अबाउट जब मैं टॉर्क की बात करूंगा तो वहां जो फोर्स जा रहा है, यहाँ जो फोर्स है तो यहीं से पास हो रहा है, इसका टॉर्क 0 प्लस ये देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन कितनी डिस्टेंस पर डी पर, इस वाले फोर्स की, तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एफ इंटू डी। ये भी किधर घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, वो भी एंटी क्लॉकवाइज था। देखो फिर से एफ इंटू डी आया, समझ में आया। इसका मतलब हर पॉइंट के बाद टॉर्क क्या होगा, यहाँ सेम होगा। पॉइंट ये तो क्लियर हो ही गया होगा यार। बी का भी देख लो तब भी वही आने वाला है ना। और मैं जो बोल रहा था कि डी पॉइंट अगर यहाँ है तब भी वही आने वाला है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना, यस और नो, कुछ तो बोलेंगे आप लोग। यस सर। और मुझमें कुछ पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, बस 2 पॉइंट मुझे बताने हैं, उसके बाद मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और
एक बात और, कल का टॉपिक जो कल का लेक्चर है और आज का जो लेक्चर है, आज भाई एक बार और आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये समझ में आ गया ना, और इसका विजुअलाइजेशन आ गया तो ये टॉपिक आपको आगे का पक्का समझ में आने वाला है। और इसमें विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा पहला ही न्यूटन ने, देखो इसमें आपने देखा होगा कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ दिया है, देखो सबसे पहला एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये ऊपर देखो, रिजिड बॉडी स्टार्ट होने के पहले यहाँ दिया हुआ है कि स्टेटमेंट, वो इसीलिए दिया क्योंकि ये बॉडी, ये जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है ना, थोड़ा है टॉपिक ऐसा लिखा। देखो, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, एवरीथिंग शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। ये टॉपिक है इसीलिए यहाँ स्टेटमेंट दिलवाया गया है, लिखवा दिया वाले इन्होंने, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है और आप इस टॉपिक से भाग नहीं सकते हो, क्योंकि इट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द मैकेनिक्स। अगर मैकेनिक्स समझ में आ गई आपको तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लाइमैक्स है, कोई भी मूवी का एक क्लाइमैक्स होता है। तो पूरी मूवी जब आप देखोगे तभी क्लाइमैक्स आपको समझ में आता है, अदरवाइज नहीं समझ में आता है। तो ये टॉपिक ऐसा ही है, इसलिए मैंने क्या कहा, ये फेवरेट टॉपिक है जेई एडवांस वालों के लिए। वो पूछेंगे पूछेंगे क्वेश्चन, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना जो मतलब हिला देंगे, मतलब पूरी तरह से। मतलब रेयर ही बच्चे होंगे 10-15 जिनसे बनेगा वो क्वेश्चन, है तो किसी से बनेगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं इसको, इसका। ठीक है ना, तो लिख लिया है सबने? बस अभी कंप्लीट करता हूँ मैं इसका, बस एक ही स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, क्योंकि अधूरा नहीं छोड़ूंगा, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो लिखिए, नोट लिख दूं मैं? तो पहला पॉइंट ये है कि अगर सिस्टम पर, कोई भी सिस्टम या बॉडी है ना, तो अगर उस पर नेट फोर्स 0 है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पॉइंट को, अगर नेट फोर्स 0 है तो उस केस में क्या होता है एक्चुअली, किसी भी पॉइंट के अबाउट जब आप जाओगे तो टॉर्क क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इफ नेट फोर्स acting on a system or body is 0, then torque about any point, will be same। पहला पॉइंट। दूसरा, if f net equal to 0 and if tau net is also 0, then torque, if f net equal to 0 and f vector equal to 0, about a point, then torque is 0 about any point। ये ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे यूज करूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी के केस में। तो ये पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ लिखवा दिया है कि अगर नेट फोर्स 0 है और टॉर्क भी 0 है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट जाइए, टॉर्क हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये अभी भी मैंने प्रूव कर ही दिया, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखा, सी पॉइंट के अबाउट देखा, आप डी पॉइंट के अबाउट जाओगे तब भी वही मिलेगा, बी के अबाउट जाओगे तो वही मिलेगा। तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 तो सबके अबाउट 0 हो गया ना, है कि नहीं? बात समझ में आई?
यस सर। चलो आज हाँ सर। आज इतना ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, शाम को मैं वो रखूंगा बोर्ड की क्लास, चलेगा? 6:30 to 8:30, तो है ना? जल्दी रख सकते हो प्लीज? जल्दी मेरे ख्याल से मीटिंग है AC1 वालों की ना, इसलिए, क्योंकि वो बच्चे बैठेंगे। कितने बजे रखें? चलो फिर भी 6 बजे रख सकते हैं, 6 to 8। सर 4:30 भी चलेगा मुझे। नहीं नहीं, 4:30 पे तो मीटिंग है ना, इसलिए नहीं रख सकता मैं, नहीं तो रख लेता मैं पक्का। 6 to 8 कर लेंगे फिर, है ना? नहीं तो एक काम करते हैं, 1 घंटे का ही रखते हैं, क्योंकि 1-1 घंटे का रोज भी लूंगा ना तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा 1-1 1 आवर में काफी स्पीड से हो जाता है। कल जैसे जिस तरह से रिफ्लेक्शन कंप्लीट हुआ है ना, नहीं फिर नहीं, ज्यादा लेट नहीं रखेंगे। अच्छा, तो 6 से 7 रख फिर दो। उस 6 से 7 ही रख लेते हैं, 6 to 7 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक है, चलेगा ना? हाँ सर। 6 to 7। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। और इसके शॉर्ट एग्जांपल्स कर लो सारे, जो जो नहीं किए मैंने क्लास में, है ना, वो डिस्कस कर लूंगा मैं, है ना? चलिए फिर, ओके, बाय बाय, बाय सर। बाय बाय, बाय बाय।